जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस, तो जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में और केमिकल इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा डिफाइन किया है। अगर आपको वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है और उनको बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। व्हाट आर केमिकल इक्वेशन? जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को, कोई केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबल्स में, सिंबल्स के अंदर हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, केमिकल इक्वेशन है फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्ट किया और क्या बना दिया? वाटर। अब मुझे इसी को सिंबल की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इसको सिंबल की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करूंगा। हाइड्रोजन का सिंबल हो जाएगा H, H2 की फॉर्म के अंदर पाया जाता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म के अंदर पाया जाता है नेचर के अंदर। सो दीज टू रिएक्टेंट, जो लेफ्ट हैंड साइड हम एटम रखते हैं, एलिमेंट्स रखते हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, दीज टू रिएक्टेंट्स गिव अ प्रोडक्ट विच इज नोन एज वाटर, H2O। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? राइट हैंड साइड हमेशा हम लिखते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या बनेगा? हमारा प्रोडक्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा रिएक्टेंट रहेंगे, राइट हैंड साइड में हमेशा क्या रहेगा? हमारा प्रोडक्ट रहेगा। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। तो एक केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन क्या होगी? जब हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं उसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन के अंदर हमारे पास इनकी फिजिकल स्टेट भी आती है। फिजिकल स्टेट फॉर एग्जांपल जैसे गैसियस फॉर्म के अंदर है दोनों, ठीक है, तो ये गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाएगा, ये इसकी फिजिकल स्टेट हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन को कैसे लिखना है? हमने सिंबलिक फॉर्म के अंदर लिखना है। अब आता है हमारा कि हम जो रिएक्शन होती है या इक्वेशन होती है उसको हम बैलेंस क्यों करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction, during a chemical reaction। ठीक है, मीन्स कि एक केमिकल रिएक्शन हुई, उसके अंदर अगर हमने कोई मास ले लिया 1 kg, तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी वो मास हमारे पास कितना रहेगा? सिर्फ और सिर्फ 1 kg ही रहेगा, ना वो घटेगा ना वो बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मीन्स ये हुआ कि केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मीन्स एटम है, एटम कभी भी क्रिएट नहीं हो सकते, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम बोल सकते हैं कि मास को ना तो हम पैदा कर सकते हैं ना ही हम उसको खत्म कर सकते हैं। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जितना हमने मास डाला, फॉर एग्जांपल के लिए हमने ली 1 kg आइस ली, आइस को हमने चेंज कर दिया वाटर के अंदर। वैसे ये फिजिकल चेंज है, अगर 1 kg आइस है तो वाटर भी कितना होगा? 1 kg होगा, क्योंकि इसकी स्टेट चेंज हुई है। और केमिकल रिएक्शन के दौरान भी हम देखते हैं कई बार स्टेट चेंज होती है, तो उसके अंदर भी एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता। ठीक है, इसके लिए सेकंड तरीके से हम इसको कैसे कह सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट, mass of reactant always equal to mass of product in a chemical reaction।
एक केमिकल रिएक्शन हुई, उसमें रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के इक्वल रहेगा, क्योंकि जितने एटम रिएक्टेंट के अंदर हैं उतने ही एटम प्रोडक्ट के अंदर होंगे। लेफ्ट हैंड साइड हम क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट। जितने एटम रिएक्टेंट के अंदर हैं उतने ही एटम किसके अंदर होंगे, प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, प्रोडक्ट में राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट के अंदर मान लो 10 एटम्स हैं, तो इतने ही एटम इस तरफ रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि एटम को ना तो हम पैदा कर सकते हैं और ना ही हम खत्म कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान। सो हमेशा कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसीलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। और वो बैलेंस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम इक्वल शो करने होते हैं। तो नंबर ऑफ एटम को इक्वल शो करने के लिए हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप चाहिए, केमिकल इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या स्टेप होने चाहिए। तो इसके लिए हम कुछ एक स्टेप्स की बात करेंगे। यहां पे एक केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। फर्स्टली केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन में फर्स्ट हमारे पास केमिकल इक्वेशन आ जाएगी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का हो जाएगा Mg प्लस O2 गिव MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो MgO बना ये क्या है, अब इनके दोनों के अंदर हम देखेंगे प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट। ठीक है, तो एक तरफ हम इनको क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप होगा अंडरलाइन करना। ठीक है, इस तरफ हम लिखेंगे रिएक्टेंट्स, इस तरफ हम लिखेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2, 2 एलिमेंट है, 1 2। प्रोडक्ट के अंदर भी 2 ही होंगे, 1 2। जितने रिएक्टेंट के अंदर हम एलिमेंट लेंगे उतने ही प्रोडक्ट के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरफ भी मैग्नीशियम और इस तरफ भी ऑक्सीजन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा इसको लिखना, फर्स्ट स्टेप का अंडरलाइन, सेकंड स्टेप में इसको लिख लेंगे। थर्ड स्टेप में हम देखेंगे रिएक्टेंट की तरफ नंबर ऑफ एटम कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। इस तरफ मैग्नीशियम का नंबर ऑफ एटम 1 है, इस तरफ ऑक्सीजन के 2 है। इस तरफ मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम 1 है, ऑक्सीजन के भी 1 है। तो फर्स्ट स्टेप इस रिएक्शन के अंदर हमारा बनेगा, इस इक्वेशन में हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जिसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा हैं, फर्स्टली वी बैलेंस ऑक्सीजन। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम जिसके ज्यादा हैं उसको हम बैलेंस करेंगे। तो फर्स्टली हमारा स्टेप में आएगा कि हम ऑक्सीजन को ही बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन में इस तरफ नंबर 2 है, इस तरफ नंबर 1 है। अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको बैलेंस कर सकता हूं, सिंपल स्टेप है। ठीक है, इसका मीन ये हुआ कि मैं अगर इसके आगे 2 लगा दूं तो ये 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा, मीन ऑक्सीजन यहां पे 2 हो गई। इसके अलावा ये 2 मैग्नीशियम के साथ भी रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि दोनों के आगे 2 लगाए तो 2 ही मैग्नीशियम हो गए, 2 ही ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, 2 हो गए, मींस इस तरफ मैग्नीशियम सिर्फ 1 है। अगर मैं इस 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 2 हो जाएगा। तो इसके आगे भी मैं कितना लगा दूंगा, 2। तो हमारे पास जो ये केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस हो चुकी, हम देख सकते हैं केमिकल इक्वेशन जो हमारे पास है वो बैलेंस हो चुकी है। इस तरफ मैग्नीशियम का नंबर 2, ऑक्सीजन का नंबर 2, मैग्नीशियम का नंबर 2, ऑक्सीजन का नंबर भी 2, मीन 4 एलिमेंट उस तरफ है, 4 ही एलिमेंट इस तरफ है। तो ये कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर हम ये चीज सीखते हैं कि एटम को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन।
ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान हम एटम को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते और क्रिएट भी नहीं कर सकते। एक ऐसी ही रिएक्शन देखते हैं हम, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, आयरन प्लस वाटर, आयरन प्लस वाटर, ठीक है, एंड आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड प्लस H2, Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस जो ऊपर की तरफ चली जाती है। इसको हम बाद में देखेंगे, स्टेट को हम बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी जगह हम कर लेंगे Fe3O4, फेरिक ऑक्साइड कर लेंगे। स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या आएगा, हमारी जो बुक है एनसीईआरटी उसके अंदर दिया गया है कि इसको बॉक्स में बना लो, बट नहीं, हम क्या करेंगे, इनको अंडरलाइन कर लेंगे, सबको अंडरलाइन कर लेंगे। मींस हमने क्या कर लिया, एक तरीके से बॉक्स ही बना लिया। इसके बाद हम चलेंगे स्टेप 2 पे। हम देखेंगे स्टेप 2 के अंदर कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट। इधर है रिएक्टेंट और इस तरफ है हमारे प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एटम, फर्स्टली हमारे पास आयरन है, सेकंड हमारे पास हाइड्रोजन है, थर्ड में हमारे पास ऑक्सीजन है, 3 है। इस तरफ भी फर्स्ट में हमारे पास आयरन है, सेकंड में हमारे पास हाइड्रोजन है, थर्ड में हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, इनके नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ एटम कितने हैं हर एक के अंदर। तो नंबर ऑफ एटम को सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे, ये आएगा हमारा स्टेप 3 के अंडर। नंबर ऑफ एटम हम देखेंगे स्टेप 3, वो हो जाएगा हमारा स्टेप 3। स्टेप 1 के अंदर क्या करना था, अंडरलाइन। स्टेप फर्स्ट में क्या करना था हमें, अंडरलाइन। स्टेप 2 के अंदर हमें क्या करना था, इनको आइडेंटिफाई करना था, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के बारे में जानना था कि हमारे पास कितने एटम रिएक्टेंट के अंदर हैं, कितने एटम प्रोडक्ट के अंदर है। तो इस तरफ आयरन कितने हैं, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1, ठीक है। आयरन कितने हैं, 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो सबसे फर्स्ट स्टेप, फर्स्टली वी आर गोइंग टू बैलेंस these 3 एलिमेंट्स। इन तीनों के तीनों एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें हमने क्या देखा, अंडरलाइन किया। सेकंड स्टेप के अंदर हमने रिएक्टेंट को देखा। और जो हमारा स्टेप थर्ड होगा, स्टेप थर्ड, इसके अंदर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन नंबर। और वो मल्टीप्लीकेशन नंबर क्या होगा, ये होगा हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। मींस इस तरफ हमारे ऑक्सीजन के नंबर 4 हैं, इस तरफ कितना है, 1, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास इस तरफ भी ऑक्सीजन का नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड, जो हम यूज करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए। स्टेप 4 के अंदर इनिशियली सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्टली जो हम बैलेंस करते हैं स्टेप 4 में, जो फर्स्ट एलिमेंट को हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। एंड स्टेप 5 के अंदर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद जो फर्दर एटम बचते हैं उनको हम बैलेंस कर देते हैं। फर्स्ट हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके आगे 4 लगा देंगे। हम क्या करेंगे, इसके आगे 4 लगा देंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं। बट इन अपोजिट केस हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे, 8। हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे, 8। मैं थोड़ा सा इसको अलग मार्कर से यूज करके दिखा रहा हूँ आपको ताकि हाईलाइट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए ये हमारे पास, 8, और ये कितने हो गए थे, 4। बैलेंस हो चुके हमारे पास इस तरफ ऑक्सीजन, इस तरफ ये 8 हो गए। बट इस तरफ कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है। इस तरफ हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से। कितने हो गए, 8।
तो यहाँ पे भी मैं कितना लगा दूंगा 4। हाइड्रोजन मेरे पास इस तरफ 8 हो गए, इस तरफ भी 8 हो गए, ऑक्सीजन 4 है, इस तरफ भी ऑक्सीजन 4 है। बचे क्या? आयरन। फर्दर एटम को हम बैलेंस कर रहे हैं ना, बचे क्या हमारे पास? आयरन। आयरन बचा हुआ है, इस तरफ 3 है तो इस तरफ 1 है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास ये भी कितने आ गए? 3। तो इस तरफ मैं कितना लिख दूंगा इसके आगे? 3। हमने सिर्फ उनके फ्रंट में लिखना होता है, जो नंबर लिखना होता है हिट एंड ट्रायल मेथड का, तो हम कहाँ लिखते हैं? सिर्फ और सिर्फ इन फ्रंट ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के फ्रंट में ही हम लिखते हैं बैलेंस करने के लिए। इसके अलावा जो 6th स्टेप है हमारा, जो 6th स्टेप के अंदर क्या करेंगे? जो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है उसको हम निकाल के अलग रखेंगे। हमने ये काम कर लिया, ये हमारा काम था रफली। जो हमारी रिएक्शन आ चुकी है वो आएगी हमारी स्टेप 6th के अंडर। स्टेप 6th में हमने देखा 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2। हमने देखा यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ पे भी आयरन 3 है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है। मीन हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। स्टेप नंबर 7th, स्टेप नंबर 7th में इसमें जो हमारी फिजिकल स्टेट होगी एटम की या मॉलिक्यूल की या फिर कंपाउंड की, वो फिजिकल स्टेट को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मैं स्टेप नंबर 6th में ही ऐड कर रहा हूं, जो मैंने केमिकल रिएक्शन लिखी, केमिकल इक्वेशन लिखी है स्टेप नंबर 6th में, आप देख रहे हो आयरन वाली, तो मैं उसी के अंदर ही ऐड कर रहा हूं इनकी जो फिजिकल स्टेट है, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा आयरन था, कौन सी स्टेट के अंदर था? सॉलिड स्टेट के अंदर था, ठीक है। जो वाटर रिएक्ट करता है आयरन के साथ वो सिर्फ गैसियस फॉर्म के अंदर ही करता है, ठीक है। तो ये भी कौन सी स्टेट के अंदर आ जाएगा? जब आयरन को जंग लगता है तो कौन सी स्टेट होती है? सॉलिड। एंड हाइड्रोजन कौन सी फॉर्म के अंदर होता है? गैसियस फॉर्म के अंदर। सिर्फ और सिर्फ इनकी फिजिकल स्टेट है वो हमें ऐड करनी होती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। तो स्टेप 1st में क्या किया हमने? अंडरलाइन किया। स्टेप 2 के अंदर रिएक्टेंट को एक तरफ रखा, प्रोडक्ट को एक तरफ रखा, उनके एटम को हमने आइडेंटिफाई किया कितने एटम थे। स्टेप 3 में उनको हमने मल्टीप्लिकेशन किया कि कितने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो क्या हो जाए? बिल्कुल इक्वल हो जाए दूसरी तरफ भी, ठीक है। फिर आ गया हमारा 4th में, सबसे पहले हम जिस एटम को बैलेंस करते हैं वो होता है हमारा जो इक्वेशन है उसके अंदर ऑक्सीजन को चूज करते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। जिसके नंबर ऑफ एटम ज्यादा होते हैं या कम होते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन ही होता है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं? बैलेंस कर लेते हैं। स्टेप 6, फर्दर एटम जितने बचते हैं हमारे पास उनको अदर एटम है, जैसे इसके अंदर ऑक्सीजन के अलावा जो दूसरे एटम थे हमारे पास, आयरन था, हाइड्रोजन था, इनको हमने बाद में बैलेंस किया। 6th स्टेप में बैलेंस करने के बाद रिएक्शन को एक तरफ अच्छे तरीके से लिख लोगे, इक्वेशन को एक तरफ हमने अच्छे तरीके से लिख लिया, और स्टेप 7th में उनकी जो फिजिकल स्टेट है वो हम ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हम एक केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस कर सकते हैं। इसके आगे हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो इस टॉपिक को हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।